नमस्कार। प्रस्तुत है आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगरवधू का 37वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। नंदन साहू का हट वैशाली में खूब प्रसिद्ध है। सभी प्रकार के लोग उसके हट में आते हैं और वह सबसे हंसकर बातें करता है। परंतु इसके अतिरिक्त नंदन साहू का एक और गूढ़ व्यवसाय भी था जो कोई नहीं जानता था। दक्षिण ब्राह्मण कुंडपुर सन्निवेश में सोमिल ब्राह्मण के घर मगध से निर्वासित और पदच्युत महामात्य वर्षकार ने आतिथ्य ग्रहण किया था। हालांकि विज्ञापन के अनुसार लिच्छवी राजकीय विभाग से उनके लिए नित्य 1 सहस्त्र सुवर्ण और आहार सामग्री आते थे। इसके अतिरिक्त नगर के अन्य गण्यमान्य सेट्टी सामंत भी इस ब्राह्मण के लिए नित्य वस्त्र, फल और स्वर्ण पात्र निरंतर लाते ही रहते थे। परंतु यह तेजस्वी ब्राह्मण उन्हें छूता भी नहीं था। इन्हीं सब कारणों से इनकी चर्चा वैशाली में ही नहीं, आसपास दूर दूर तक फैल गई। दूर दूर से याचक लोग उनसे मिलने आते। एक दिन सोमिल क्षत्रिय के द्वार पर बटुकों, ब्राह्मण, वेद पाठियों, ब्रह्मचारियों और ब्राह्मणों की भीड़ लगी थी। तभी वहां एक गंदा सा चांडाल मुनि हरिकेशी बल आकर अन्न की भिक्षा मांगता है। सभी ब्राह्मण उसे दुत्कार देते हैं और वहां से भाग जाने को कहते हैं। तभी वहां एक परम रूपसी बाला आती है और कहती है कि यह महातपस्वी, उग्र ब्रह्मचारी, घोर व्रतधारी और दिव्य शक्तियों का प्रयोक्ता है। अगर इसे क्रुद्ध किया तो वे तुम सबों को जलाकर भस्म कर देंगे। देवी की बातों को कोई नहीं सुनता और वे उस चांडाल मुनि को वहां से दुत्कार कर खदेड़ देते हैं। परंतु नंदन साहू उसे अपने घर ले जाकर ससम्मान भोजन करवाता है। इसी समय चांडाल मुनि के कोप से उधर ब्राह्मणगण खाना खाते ही मरने लगे। भयभीत होकर सब ब्राह्मण नंदन साहू के घर आकर चांडाल मुनि से माफी मांगते हैं। चांडाल मुनि कहते हैं कि उन्हें यक्ष के पास जाकर क्षमा याचना करनी होगी। सारे ब्राह्मण यक्ष के पास जाते हैं। वहां वही देवी प्रकट हो उन सबको माफ कर देती हैं। इधर वैशाली में युद्ध की चर्चा फैलती जा रही है। मगध सम्राट बिंबिसार की भीषण तैयारियों की चर्चा प्रतिदिन चर ला रहे हैं। इसी संबंध में एक विशिष्ट बैठक का आयोजन किया गया है जहां युद्ध रणनीति की चर्चा हो रही है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। कुछ देर चुप रहकर जयराज फिर बोले, इसलिए मित्रों, हमने मित्र सिंह के परामर्श से गांधारपति को जो कुछ संभव हुआ सहायता भेजी। आपको अभी मित्र काश्यप बताएंगे कि जिस काल मगध सम्राट चंपा और श्रावस्ती में व्यस्त थे, वैशाली के तरुणों ने सुदूर सिंधु नद के तीर पर अपने खड़ग की धार से वज्जियों के अष्टकुल का कैसा मनोरम इतिहास लिखा था। परंतु मैं अभी कुछ बातें और कहूंगा भंतेगण, सुने। अस्सक का राजा अरुण कलिंग गणपति सत्यभू पर आक्रमण करना चाहता है। कलिंग गणपति ने वज्जियों के अष्टकुल की सहायता मांगी है और पूर्व समुद्र में अपनी स्थिति ठीक रखने के विचार से हमने उसे स्वीकार कर लिया है तथा कलिंग राज्य से हमारी संतोषप्रद संधि हो गई है। रहा अस्सक, सो कभी वैशाली के तरुणों के खड़ग से उसका भी निर्णय हो जाएगा। अब काम्बोजों के बर्बरों का ही वर्णन रह गया है। वे थोड़े से स्वर्ण और उत्तम शस्त्र पाकर ही अपना रक्तदान हमें दे सकते हैं। इस प्रकार भंतेगण, हमने 16 महाजनपदों में अपनी स्थिति यथासंभव ठीक कर ली है। जयराज महासंधि वैग्रहिक यह कहकर बैठ गए। अब गांधार काप्यक ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। अष्ट महाकुल के वज्जियों ने जो कुछ सिंधु नद पर अपनी कीर्ति विस्तार की है, उसी का बखान करने में यहाँ आया हूँ, गांधार गणपति की ओर से साधुवाद और कृतज्ञता का संदेश लेकर। वज्जियों के नागरिकों की सेना में सम्मिलित होने का मुझे सम्मान मिला था। आचार्य बाहुलाश्व ने स्वयं उसका निरीक्षण किया था। अश्व संचालन और शांग, धनुष, खड़ग, शल्य, गदा और शक्ति के युद्ध में वैशाली संघ के तरुण गांधार तरुणों से किसी प्रकार कम न थे। भंतेगण, ऐसे मित्रों को पाकर हमें गर्व हुआ। आचार्य बाहुलाश्व ने उन्हें पुष्कलावती से आने वाले राजमार्ग से संपूर्ण सिंधु तट की रक्षा का भार सौंपा था। शास से शिरभी, सौवीर, पख्त, भलानस और वक्षु नदी के उत्तर तथा पार्श्वपुरी के पूर्व के संपूर्ण जनपद को ध्वस्त करने की बड़ी भारी तैयारी की थी। परंतु उसकी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि वह सिंधु को जहां से चाहे पार नहीं कर सकता था। उसे वैशाली के तरुणों से रक्षित गोपित घाटों से ही नदी पार करना अनिवार्य था। भंते मैं अत्युक्ति नहीं करता। इन वीर तरुण वज्जियों के कौशल और शौर्य ही के कारण
वह अपने संपूर्ण जन बल से लाभ नहीं उठा सका और हमने उसके खंड खंड करके सदैव के लिए उसको दलित कर दिया। वह बहुत कम बल लेकर पीछे लौट सका। वज्जी वीरों ने गांधार तरुणों के साथ सिंधु पार कर पुष्कलावती, सुवास्तु और कुभा तक उसका पीछा किया और शत्रुवाहिनी पति को जीवित पकड़ लिया। तब हमारे प्रधान सेना नायक प्रियमेघ ने अश्रु गदगद होकर कहा था कि तक्षशिला सदा के लिए वैशाली का ऋणी रहेगा, और आज अपने सेनापति के वे ही शब्द मैं संस्थागार में दोहराता हूं। प्रचंड करतल ध्वनि और साधु साधु की ध्वनि के बीच काव्याक चुपचाप खड़े रहे। फिर ठहर कर बोले, गांधार में वज्जियों के अष्टकुलों की कीर्ति ध्वजा फहराने वाला, शासनानुशास के वाहनपति को जीवित बंदी बनाने वाला मेरे सुहृदय प्रियदर्शिनी सिंह आपके यहाँ सम्मुख उपस्थित हैं, जिनके नेतृत्व में वैशाली तंत्र के तरुणों ने यह कीर्ति कमाई थी। वहां हमारे संघ के वयस्य सिंह को गांधार जनपद का नागरिक और गांधार गण संघ का आजन्म सदस्य चुना था। परंतु भंतेगण, मुझे और भी कुछ कहना है। जब हर्ष ध्वनि के बीच आचार्य बाहुलाश्व ने गांधार गण के समक्ष यह घोषणा की कि उनकी सुकुमारी कुमारी रोहिणी का वीरवर सिंह के प्रति सात्विक प्रेम है और वे उसका अनुमोदन करते हैं, तब संपूर्ण गणजन में आनंद और उल्लास का समुद्र हिलोरे लेने लगा और गणजन ने इच्छा प्रकट की कि रोहिणी और सिंह का पाणी ग्रहण गण के समक्ष वहीं हो। गणपति की इस आज्ञा का पालन करने जब सुश्री रोहिणी वक्ष कोष्ठ में बैठी सखियों के बीच उठ लाज और हर्ष से आरक्त अनवत मुख अपनी माता के पीछे शाला के भीतर आई, तो सदस्यों की उत्सुक दृष्टियों के भार से जैसे वह दब गई। उसके सुनहरे तार के समान बालों में अंगूर के ताजे गुच्छों का और जवा कुसुमों का श्रृंगार था। उसने कंठ में मुक्तमाल और कान में हीरक कुंडल पहने थे। वह सुंदर कौशेय और काशिक के उत्तरीय अंतर्वासक और कंचुक से सुसज्जित थी। उस समय वह गांधार जनपद की कुलदेवी सी प्रतीत होती थी। गांधार राज ने अपने हाथों उसे सिंह को समर्पित किया और समस्त जनपद ने दूसरे दिन गण नक्षत्र मनाया, जो हम जातीय त्योहार के दिन ही मनाते हैं। भंते, इस प्रकार गांधार जनपद ने अष्टकुल के विजयों की वीरता का जो सबसे अधिक से अधिक सम्मान किया जा सकता था किया, परंतु फिर भी गांधार गणपति ने घोषित किया था कि यह यथेष्ट नहीं है, और फिर गांधार गणसंघ ने एक नागरिक शिष्टमंडल इस अकिंचन की अध्यक्षता में इसलिए भेजा कि हम लोग वैशाली गणतंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। बनते, अंत में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि 2 ही 4 दिनों में युद्ध में भाग लेने गांधार से चिकित्सकों और तरुणों का एक सुदृढ़ दल वैशाली में आ रहा है। बड़ी देर तक हर्षध्वनि होती रही। काचक गांधार चुपचाप आसन पर बैठ गए। अब गणपति उठे और सर्वत्र सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, भंतेगण सुने। आयुष्मान नाग और जयराज और काव्यक के वक्तव्य आपने सुने। आयुष्मान सिंह के शौर्य की जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। परिस्थिति पर आपने विचार किया है। अब मैं आपके सामने प्रस्ताव रखता हूँ। प्रथम, प्रांत और कोश की रक्षा। दूसरे, अश्वारोही पदातिक और नौसेना का संगठन। तीसरे, राजस्व कोष और युद्धोत्पादन उत्पादन। चौथा, कूटनीति, प्रचार और गुप्तचर। भंतेगण, प्रथम बार मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रांत और कोष की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल्ल का निर्वाचन हो। आयुष्मान सूर्यमल महाअटवी रक्षक के पद पर सुचारू रूप से कार्य करते रहे हैं। वे समस्त सीमा प्रांतों, नगर दुर्गों तथा घाटों और राजमार्गों से परिचित हैं। अब जो आयुष्मान को इस पद के लिए चुनते हैं वे चुप रहे। परिषद में सन्नाटा था। गणपति ने थोड़ा ठहर कर कहा, दूसरी बार भी भंतेगण सुने। जिसे यह पद आयुष्मान के लिए स्वीकृत हो वे चुप रहे। थोड़ी देर फिर सन्नाटा रहा। गणपति फिर बोले, तीसरी बार भी भंतेगण सुने। जिसे प्रांत और कोष्ठ की रक्षा के लिए आयुष्मान सूर्यमल्ल का निर्वाचन स्वीकृत हो वे चुप रहे, न बोलें। क्षण भर ठहर कर गणपति ने घोषित किया कि सूर्यमल्ल उस पद के लिए चुन लिए गए। अब गणपति ने कहा, अब भंतेगण प्रथम बार सुने। मैं आयुष्मान सिंह को 36 गणराज्यों की संयुक्त समस्त चतुरंगिनी, पदाति, अश्वारोही और नौसेना के लिए सेनापति का प्रस्ताव रखता हूं। जो सहमत हो वे चुप रहें। सभा में सन्नाटा था। क्षण भर ठहर कर गणपति ने फिर कहा, भंतेगण दूसरी बार फिर सुने।
मैं आयुष्मान सिंह को सेनापति पद चुनने का प्रस्ताव रखता हूँ। जो सहमत हो वे चुप रहें। इस बार भी सन्नाटा था। गणपति ने कहा, तीसरी बार भंतेगण सुने। समस्त सेनापति के पद पर आयुष्मान सिंह के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूँ। इसी समय सिंह धीरे से परिषद भवन के बीचों बीच आ खड़े हुए। गणपति ने कहा, आयुष्मान कुछ कहना चाहते हैं? कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने। गणपति और जनसंघ जो मुझे सम्मान देना चाहते हैं, मैं उसके लिए आभार मानता हूँ, परंतु मेरी अभिलाषा है कि इस पद के उपयुक्त पात्र वज्जीगण के महाबलाध्यक्ष सुमन है। अतः मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इस सेनापति पद पर वही रहें और हम लोग उनकी अधीनता में युद्ध करें। एक दो सदस्यों ने साधु साधु कहा। तब गणपति ने कहा, परिषद में सेनापति पद के लिए थोड़ा मतभेद है, इसलिए छंद लेने की आवश्यकता है। भंतेगण आप सावधान हो। शलाका ग्राहक छंद शलाकाएं लेकर आपके पास आ रहे हैं। उनके एक हाथ की डालियों में लाल शलाकाएं हैं और दूसरे में काली। लाल शलाकाएं हाँ के लिए है और काली ना के लिए। अब जो आयुष्मान मेरे मूल प्रस्ताव का अनुमोदन करते हैं, अर्थात सिंह को प्रधान सेनापति पद देना चाहते हैं, वे लाल शलाका लें, और जो आयुष्मान सिंह द्वारा संशोधित प्रस्ताव के अनुसार सेनापति सुमन को चाहते हैं, वे काली शलाका लें। सिंह ने फिर खड़े होकर कुछ कहने की इच्छा प्रकट की। गणपति ने कहा, आयुष्मान फिर कुछ कहना चाहते हैं? कहें। सिंह ने कहा, भंतेगण सुने। मेरा प्रस्ताव गणपति के मूल प्रस्ताव का विरोधी नहीं है। सेनापति सुमन हमारे श्रद्धास्पद वृद्ध अनुभवी सेना नायक हैं। उनका अनुभव बहुत भारी है। उन्होंने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। वैशाली के लिए उनकी सेवाएं असाधारण हैं। इसलिए हम सब तरुणों को उनके वरद हस्त के नीचे युद्ध करना सब भांति शोभा योग्य है और उचित भी। कम से कम मेरे लिए उनकी अधीनता में युद्ध करना सेनापति होने की अपेक्षा अधिक सौभाग्यमय है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि आप भंतेगण काली शलाका ही ग्रहण करें। परिषद में फिर साधु साधु की ध्वनि गूंजी। शलाका ग्राहक छंद शलाका लेकर एक एक सदस्य के पास गए। सबने एक एक शलाका ली। लौटने पर गणपति ने गिना। काली कम लौटी थी। गणपति ने घोषित किया, काली शलाकाएं कम लौटी हैं। तो भंतेगण आयुष्मान सिंह के प्रस्ताव से आप सभी सहमत हैं। तब सेना नायक सुमन संपूर्ण सेना के सेनापति निर्वाचित हुए। अब भंतेगण फिर सुने। प्रथम बार मैं राजस्व कोष और युद्ध पोतन के लिए आयुष्मान भद्रिय का प्रस्ताव करता हूँ। फिर 3 बार गणपति ने परिषद की स्वीकृति लेने पर कूटनीति और गुप्त विभाग का अधिपति संधि वैग्राहिक जयराज को बनाया। इसके बाद सिंह उपसेनापति, गांधार काप्यक नौसेनापति, आगार कोष्ठक स्वर्ण सेन नियत हुए। यह सब कार्य संपादन होने पर गणपति ने कहा, भंतेगण सुने। हमने युद्ध उद्वाहिका का संगठन कर लिया है। अब हमें अन्न और धन की आवश्यकता है। राजकोष में युद्ध संचालन के योग्य यथेष्ट धन नहीं है। यदि राजकोष का स्थायी कोष संतोषजनक नहीं हुआ तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। सूर्यमल्ल ने खड़े होकर कहा, तब धन कहाँ से आएगा? धन के बिना शस्त्र, नौका, अश्व और दूसरे उपादान कैसे जुटेंगे? नहीं जुटेंगे, इसी से तो भंतेगण हमें शेट्टियों से धन ऋण लेना होगा। भद्रिय ने कहा, शेट्टी जन ऋण क्यों देंगे? स्वर्णसेन ने कहा, क्यों नहीं देंगे? क्या गण के साथ उनकी सुख समृद्धि संयुक्त नहीं है? क्या वे गण की व्यवस्था ही से अपने वाणिज्य व्यापार नहीं कर रहे हैं? क्या श्रोणिक बिंबसार का उदाहरण हमारे सम्मुख नहीं है? महासेनापति सुमन ने कहा, भंतेगण सुने। जो संकट आज हमारे सम्मुख है, ऐसा वैशाली पर कभी नहीं आया। शत्रु को यही छिद्र मिल गया है कि हमारी सेना और कोष अव्यवस्थित और अपर्याप्त है, तभी वह साहस कर रहा है। और यह झूठ भी नहीं है। हमें नियमित राजस्व नहीं मिल रहा है। दुर्ग प्राकारों और नगर प्राकारों का भी संस्कार कराना आवश्यक है। पारिखा में जल नहीं है, उसमें मिट्टी भर गई है और वे खेत हो रही हैं। भद्रिय ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। शेट्टी और सार्थवा परिषद को 10 कोटि सुवर्ण धन ऋण दें और यह ऋण उन्हें 12 वर्षों में चुकाया जाएगा। मैं आशा करता हूं कि वे गण को प्रसन्नता से धन देंगे। सिंह ने खड़े होकर कहा, भंतेगण सुने। धन की व्यवस्था हो जाए
तो और विषयों का युद्ध उद्वायिका अपने मोहन गृह के गुप्त अधिवेशनों में निर्णय करें, जिससे शत्रु को छिद्रान्वेषण का अवसर न मिले। इस पर कोलीय गणराज्य प्रमुख विश्वभूति ने कहा, काशी कोलों के 18 गणराज्य इस युद्ध में अर्ध अक्षौरिणी सेना और 3 कोटि सुवर्ण भार देंगे। अपने सैन्य की रसद व्यवस्था वे स्वयं करेंगे। सन्निपात ने प्रसन्नता प्रकट की। मल्लों के प्रमुख रोहक ने कहा, तो 1 सहस्त्र हाथी, इतने ही रथ, 20 सहस्त्र अश्वभट और 50 सहस्त्र पदातिक मल्लों के 9 गणराज्य देंगे तथा अपना सब व्यय भार उठाएंगे। मल्ल युद्ध उद्वायिका को अपने संपूर्ण तटों, दुर्गों और युद्धोपयोगी स्थलों को उपयोग करने का अधिकार भी देंगे। महाबलाद्रिकित ने अब युद्ध उद्वायिका का इस प्रकार संगठन किया। महाबलाद्रिक सुमन सेनापति, सिंह उपसेनापति, 9 बालाध्यक्ष गांधार काप्यक, राजस्व कोष और युद्धोत्पादन भद्रिय, रसाध्यक्षक स्वर्णसेन, प्रांत कोष्ठ रक्षक सूर्यमल, काशीकोल प्रतिनिधि विश्वभूति और मल्ल प्रतिनिधि रोहक। इसके बाद सन्निपात भेरी का कार्य संपन्न हुआ। अध्याय मोहन गृह की मंत्रणा। संस्थागार के पिछले भाग से संलग्न निशांत हर में थे, जिसमें चारों ओर अनेक अट्टालिकाएं ऐसी चतुराई से बनाई गई थीं जिसकी भीत और निकास के मार्गों को सरलता से पता नहीं लगाया जा सकता था। एक बार एक अपरिचित जन उन टेढ़े तिरछे मार्गों में फंसकर फिर निकल ही नहीं सकता था। इसी निशांत के बीचों बीच भूगर्भ में यह मोहन गृह था, जिसके द्वार के समीप ही चैत्य देवता का थान था। इस चैत्य में आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता था। इससे इस ओर आने जाने वालों की किसी ओर दृष्टि नहीं जाती थी। चैत्य के देवता की विशाल मूर्ति पोली धातु निर्मित थी। इसी मूर्ति के पृष्ठभाग में सिंहासन के नीचे मोहन गृह का गुप्त द्वार था, जो यंत्र के द्वारा खुलता था तथा जिसे यत्नपूर्वक गुप्त रखा जाता था। इस गुप्त द्वार के अतिरिक्त मोहन गृह में आने जाने के लिए अनेक सुरंगें भी थीं, जिनका संबंध उच्च राज प्रतिनिधि जनों के आवास से था। उनके आवास में ये सुरंगों का मार्ग या तो किसी खंभे के भीतर था या भीत के भीतर होकर। ये द्वार इतने गुप्त थे कि निरंतर सेवा करने वाले दास दासी और भृत्य भी इसके संबंध में कुछ नहीं जानते थे। वज्र संघ का यह कठोर विधान था कि मंगल पुष्करणी में स्नात लिच्छवी राजपुरुष को छोड़कर अन्य जो कोई भी किसी भी भांति इन द्वारों से परिचित हो, इन द्वारों के भीतर चरण रखे तो तुरंत उसी समय उसका वध कर दिया जाए, फिर वह अपराधी चाहे राजपुत्र ही क्यों न हो। इन सब कारणों से इस मोहन गृह के संबंध में विविध किंवदंतियां प्रचलित थीं। वह किस उपयोग में आता है यह भी लोग नहीं जानते थे। वहां जाने की चेष्टा करने वालों, जिज्ञासा करने वालों को जिन्होंने मृत्युदंड पाते देखा था, वे वहां की विविध काल्पनिक विभीषिकाएं सुना सुनाकर लोगों को भयभीत करते रहते थे। इसी मोहन गृह में आज वज्जी संघ के विशिष्ट जनों की मंत्रणा बैठी थी। मंत्रणा गृह में 7 दीपधरों पर धृत के दीप जल रहे थे और सब मिलाकर कुल 9 पुरुष वहां गंभीर भाव से मंत्रणा में व्यस्त थे। इन 9 पुरुषों में एक गणपति सुनंद, दूसरे महाबलाध्यक्ष सुमन, तीसरे सेनापति सिंह, चौथे विदेश सचिव नागसेन, 5वें संधि वैग्रहिक जयराज, 6ठे 9 बालाध्यक्ष काप्यक, 7वें अर्थ सचिव भद्रिय, 8वें आगार कोष्टक स्वर्णसेन और 9वें महाअट्टवी रक्षक सूर्यमल्ल थे। विदेश सचिव नागसेन ने मंत्रणा का आरंभ किया। उन्होंने कहा, बंतेगण सुने, यह मोहन मंत्रणा अत्यंत अनिवार्य होने पर मैंने आमंत्रित की थी। मेरे पास इस बात के पुष्ट प्रमाण संग्रहित हैं कि अति निकट भविष्य में मगध सम्राट वैशाली पर आक्रमण करने की योजना बना रहे हैं और उनके अमात्य ब्राह्मण वर्षकार मंत्र युद्ध का संचालन करने वैशाली में आए हैं। सम्राट द्वारा उनका कलह और बहिष्कार केवल कपट योजना है। उन्होंने मंत्र युद्ध का वैशाली में प्रारंभ कर दिया है और वे उसमें सर्वतोभावेन सफल भी होते जा रहे हैं। उनके सैकड़ों गुप्तचर विविध रूप धारण करके वैशाली में आ बसे हैं। अनेक नट, विट, वैश्याएं, कूटनियां, विदूषक तथा सती और तीक्ष्ण सभ्य नागरिकों के वेश में शिल्पी दूत, वाणिक, सार्थवाह, शेट्टी बनकर वैशाली में फैल गए हैं। विविध प्रकार के धूर्त चर चारों ओर भर गए हैं और यह ब्राह्मण कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में एक टूटे छप्पर के नीचे बैठ उनके द्वारा मंत्र युद्ध का संचालन कर रहा है। गणपति सुनंद ने कहा, आयुष्मान के पास इन सब बातों के संबंध में क्या क्या प्रमाण हैं?
क्या भंते गणपति, आपने कुंडग्राम के ब्राह्मण सन्निवेश में अभी जो घटना हुई उसे नहीं सुना? क्या आयुष्मान उस चांडाल मुनि और यक्ष कन्या की बात कर रहा है? वही बात है भंते, मैं कहता हूं यह इस कुटिल ब्राह्मण का कोरा मंत्र युद्ध है। इसमें वैशाली जनपद के 100 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और अब संपूर्ण वैशाली भयभीत हो उस काने कपट मुनि के चरणों में गिर गिर कर अपनी सुख दुख भावना, आकांक्षा और गोपनीय बातें बता रहा है। क्या आप यह नहीं सोच सकते कि यह सब छिद्र और जन जन की जीवन गाथा उस कुटिल ब्राह्मण के कानों में पहुंचकर वैशाली के विनाश का साधन बन रही है? परंतु आयुष्मान, इसका क्या प्रमाण है कि वह भदंत कोई भाकुटिच वंचक नहीं है, त्यागी समर्थ ब्रह्मचारी नहीं है? भंते, वो जो कुछ है उसे हमने जान लिया है। तो कौन है वह? यह जयराज कहेंगे। इन्होंने वैशाली से अनुसंधान सूत्र ग्रहण किया है। तो आयुष्मान जयराज कहें? भंते, वह काना राजगृह का प्रसिद्ध नापित धूत प्रबंधन है। वैशाली के बहुत जनों ने राजगृह में उससे बाल मुड़वाए हैं। जयराज ने कहा। क्या कहा? राजगृह का नापित? हाँ भंते, उसका नाम प्रभंजन है और वह महाधूर्त है। और वह यक्षिणी? वह राजगृह की प्रसिद्ध वैश्या मागधिका है। किंतु ब्राह्मण उपनिवेश के ब्राह्मणों के उन्मत्त होकर मरने का क्या कारण है? पूर्व नियोजित योजना। नंदन साहू ने विष मिश्रित खाद्य उन्हें दिया है। वह दुष्ट इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है और उसकी संपूर्ण योजनाओं का माध्यम वाहक भी है। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। यही नहीं भंते, क्या आपने विदिशा की वैश्या भद्र नंदिनी का नाम नहीं सुना, जिसके हाथ में आज वैशाली के प्राण हैं? वह कौन है? मागध विषकन्या कुंडनी। उसमें ऐसी सामर्थ्य है भंते कि जिस पुरुष का वह चुंबन करेगी उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। चंपा की विजयी का श्रेय इसी विषकन्या को है और इसी ने चंपा के महाराज दधिवाहन के प्राण लिए हैं हंते। ओह, ऐसी भयंकर सूचना! क्या तुमने उसके संबंध में यथातथ्य जाना है भद्र? भंते, मैं उससे मिल आया हूं। अब तक जो लिच्छवी उसके द्वार मरे नहीं, यह उसकी कृपा है। नहीं तो कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन वह 100 सुवर्ण देने वाले किसी लिच्छवी तरुण का अपने आवास में स्वागत न करती हो। यह भी संभव है कि वह किसी महती योजना की प्रतीक्षा में हो। यह तो अति भयंकर बात है आयुष्मान। नागसेन ने कहा। अभी अर्थ सचिव भद्रिय और महाअट्टवी रक्षक सूर्य मल्ल भी कुछ सूचनाएं देंगे। आयुष्मान भद्रिय कहें। भंते, आपको ज्ञात है कि चंपा का कोई धनकुबेर कृतपुण्य शेट्टी गृहपति अंतरायण में कहीं से आकर बस गया है। उसके ऐश्वर्य और संपदा तथा बाड़ों अश्वों के संबंध में मैंने सुना है। उसकी क्या बात है? वह भी इसी कुटिल ब्राह्मण का चर है। वह देश देशांतरों से वैशाली निगम के नाम हांडिया मोल लेकर संचित कर रहा है। उसका विचार किसी भी दिन ब्राह्मण का संकेत पाते ही वैशाली के सब शेट्टियों के टाट उलटवाने का है। यहां तक भद्र? अब भंते सूर्यमल्ल की भी सूचना सुने। बोले आयुष्मान। भंते, मुझे यह सूचना देनी है कि जिस दस्यु बलभद्र के आतंक से आजकल वैशाली आतंकित है, वह भी एक मागध सेनानी है और उसके अधीन 10 सहस्र साहसी भट्ट मधुवन में छिपे हैं एवं 50 सहस्र सैन्य वज्जीगण के विविध वन्य प्रांतों में गुप्त रूप से व्यवस्थित हैं। उसके सेना नायक, सामंत, नायकगण वैशाली के उत्तर क्षत्रिय कुंडपुर सन्निवेश, वाणिज्य ग्राम, चापल चैत्य, सप्ताह चैत्य, बहुपुत्र चैत्य, कपिना चैत्य आदि स्थानों में छद्म वेश और छद्म नामों से बस रहे हैं। तो इसका अभिप्राय यह है कि अब वैशाली में कौन शत्रु है और कौन मित्र, यह जानना ही कठिन है। महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। भंते, नागसेन ने कहा। अब वैशाली विजय करने को सम्राट के यहाँ आने की और सैन्य अभियान की आवश्यकता ही नहीं है। जो कुछ हो गया है वैशाली को जय करने के लिए वही यथेष्ट है। अब सेनापति सिंह ने खड़े होकर कहा। भंते गणपति, यह आपने शत्रुओं की विकट योजना का एक अंश सुना। अब अपने बल को भी देखिए। वैशाली का संपूर्ण राष्ट्र आज मदिरा और विलास में डूबा हुआ है।
उसके प्राण अम्बपाली के आवास में पड़े रहते हैं। ये शेट्टी जन, जो असंख्य संपदा के साथ संपूर्ण व्यापार विनिमय के एकमात्र स्वामी हैं, आवश्यकता पड़ने पर हमें युद्ध में कोई सहायता नहीं देंगे। हमारे कोष की दशा शोचनीय है। अर्थर्व सचिव इस पर प्रकाश डाल सकते हैं। सैन्य संगठन का ढांचा ढीला है। तरुण कामुक और विलासी हैं। उन्होंने तीखी दृष्टि स्वर्णसेन पर डाली, जो चुपचाप विमन भाव से सब बातें सुन रहे थे। गणपति ने कहा, भद्रिय क्या कुछ कहेंगे? भद्रिय ने कहा, केवल यही कि यदि हमें तत्काल ही युद्ध करना पड़ा तो राजकोष की कोई सहायता नहीं मिल सकती। बलि संग्रह नहीं हो रहा, और जब से दस्यु बलभद्र का आतंक बढ़ा है, इसमें और भी वृद्धि हो गई है। संभव है आगार कोष्टक मित्र स्वर्णसेन सेना को अन्न और सामग्री दें। उन्होंने भी मुस्कुराकर स्वर्णसेन की ओर देखा। स्वर्णसेन ने खड़े होकर कहा, दस्यु बलभद्र का दमन यदि तत्काल नहीं हुआ तो फिर आगार की सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। अब नौबलाध्यक्ष काप्यक ने खड़े होकर कहा, बनते गणपति, एक और महत्वपूर्ण सूचना मुझे देनी है। मागधों ने गंगा के उस पार पाटली ग्राम में सेना का अड्डा बनाया है। वे जब तब आकर ग्रामवासियों को घर से निकालकर स्वयं वहां रहने लगते हैं, और वे गंगा और मिट्टी के तीर पर 2-2 लीग के अंतर पर काष्ठ के कोष्ठ बनवाते जा रहे हैं। पाटली ग्राम का गंगा तट नौकाओं से पटा रहता है। इस प्रकार वैशाली की ऐन नाक के नीचे यह पाटिल ग्राम मागधों का सैनिक स्कंदवार बनता जा रहा है, और कभी वह वैशाली के नौबल के लिए बहुत बड़ी बाधा प्रमाणित हो सकता है। तो आयुष्मान नागसेन कहें कि सब बातों का विचार कर हमें क्या करनीय है। स्वर्णसेन ने बीच में ही खड़े होकर कहा, मेरा मत है कि इस कुटिल ब्राह्मण को तुरंत बंदी बना लिया जाए, और उन सब गुप्तचरों को भी। यह तो खुला रण निमंत्रण होगा आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा, और इसका परिणाम भीषण भी हो सकता है। नागसेन ने कहा, मेरा मत है कि हमें त्रिसूत्रीय योजना विस्तार करनी चाहिए। एक सूत्र यह कि हमें एक दूत मगध को प्रेरित करना चाहिए। यह दूत कुलीन, बहिकृत, बहुविद्य, बुद्धि, मेघा प्रतिभा संपन्न, मधुरभाषी, सभाचर गुण, प्रगल्भ, प्रतिकार और प्रतिवाद करने में सामर्थ्य, उत्साही, प्रभावशाली और निराभिमानी तथा स्थिर स्वभाव वाला पुरुष हो। उसके साथ सब यान वाहन पुरुष परिवार हो, करणीय विषय का उपयोग करने योग्य हो। वह सम्राट को मैत्री संदेश दे, उसकी गतिविधि देखे, शत्रु के आट्विक, अंतपाल, नगर तथा राष्ट्र के निवासी प्रमुख जनों से मैत्री संबंध स्थापित करे, मागध सैन्य का संगठन, व्यूह परिपाठी, संख्या देखे और समझे, शत्रु के दुर्ग, उसका कोष, आय के साधन, प्रजा की जीविका और राष्ट्र की रक्षा एवं उसके छिद्रों को भी देखे। दूसरा सूत्र यह कि हमें अपने इंगित, चेष्टा, आचार और विचार किसी से भी ऐसा प्रकट नहीं करना चाहिए जिसमें वैशाली के व्याप्त मागध दूतों को यह ज्ञात हो जाए कि हम सावधान हैं और हमारी योजना क्या है। तीसरा सूत्र यह है कि हमें कोष, अन्न और सैन्य का भली भांति संगठन और व्यवस्था करनी चाहिए। महाबलाधिकृत ने कहा, मुझे योजना स्वीकृत है। आयुष्मान नागसेन का कथन यथार्थ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वयं नागसेन ही मगध जाएं। नहीं भंते, यह ठीक नहीं होगा। मैं यहाँ नियुक्त हूँ, मेरी अनुपस्थिति तुरंत प्रकट हो जाएगी। मेरा प्रस्ताव है कि मित्र जयराज जाएं। मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरी योजना अपनी होगी। प्रकट में कोई अन्य व्यक्ति बहुत सी उपान्य सामग्री लेकर चले और मैं गुप्त रूप से। दूत का जाना वर्षकार की सम्मति से उनके लिए सम्राट से अनुनय करने के लिए हो। हम लोग सब भांति से दबे हुए हैं, भयभीत हैं, असंगठित हैं, असावधान हैं। यही भाव प्रकट हो। मेरी अनुपस्थिति भी प्रकट न हो। मेरे स्थान पर मेरा मित्र काप्यक मेरा अभिनय करे। यह उत्तम है आयुष्मान, महाबलाधिकृत सुमन ने कहा। सैन्य संगठन का कार्य मैं आयुष्मान सिंह को सौंपता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ। मेरी भी अपनी स्वतंत्र योजना होगी और वह अभी गुप्त रहेगी। तो ऐसा ही होगा आयुष्मान। अब रह गया कोष, धान्य और साधन। इसके लिए आयुष्मान भद्रिक उपयुक्त हैं। फिर हम सबकी सहायता करेंगे। आयुष्मान जयराज 1 मास में लौट आए, तभी दूसरी बार मोहन गृह मंत्रणा हो। गणपति सुनंद ने कहा तथा मंत्रणा समाप्त हुई। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।